गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 35 पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26 जनवरी 1950, और ये डिस्टिंक्शन ये बिल्कुल डिस्टिंक्शन रखता था, जो लॉन्गेस्ट था वर्ल्ड में, और जो टर्म ऑफ लेंथ थी इसकी, जो कंटेम्प्ट था और जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के साइज़ और डाइवर्सिटी के अनुसार, और समय एट द टाइम जिस समय ये फ्रेम हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ उस समय वो डिवाइडेड, क्योंकि उस समय लार्ज और डाइवर्स और क्या कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम इंडिया झेल रहा था और कंट्री टुगेदर। लेकिन एक वे था जहाँ बहुत सारे इंडियंस डिफरेंट क्लासेस के थे, जहाँ बहुत सारे कास्ट के और जो कम्युनिटीज़ के वो सभी एक साथ आए, शेयर करा अपना एक विजन। और इस तरीके से अनदर वे कहें तो जो नेचर था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और जिसकी वजह से लॉन्ग जो ये कल्चर था ऑफ इंडियन हायरार्की और डिफरेंसेस देखने को मिले। अब जो बैकग्राउंड था, अब जो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था ये फ्रेम किया गया बिटवीन दिसंबर 1946 से और दिसंबर 1949 तक, और हमारा लगभग जो 26 नवंबर जो था वो लगभग 1949 तक पूरा हो चुका था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब ये जो 46 से लेके 46 से 47, 47 से 48, 48 से 49, 3 साल का लगभग समय था। इसमें जो रूट डीप लाई जो कर रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, और साथ में जो मूवमेंट हुए थे रिस्पॉन्सिबल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन द प्रिंसली स्टेट। अब मरीदुल्ला मुखर्जी जो थे, इन हर वर्क इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस रिजेक्ट किया उन्होंने आइडिया जो ब्रिटिश इनिशिएट करके गए थे, मॉडर्न रिस्पॉन्सिबल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी इन इंडिया। बाद में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब कल्मिनेट किया जाता है, सीरीज़ ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव थे जो ब्रिटिश ने 1861 में 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में, जो फैक्ट था ब्रिटिश जो कंसिक्वेंसेस होते हैं बहुत सारे लार्ज स्टेज पे फेल, जो फार शॉर्ट फॉर व्हाट नेशनलिस्ट वर डिमांडिंग फॉर। अब मॉडर्न सेंस जो था यहाँ पे अपीयर होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन बिल, और इसे इसे कहा गया होम रूल बिल 1895 में। बाद में उसके बाद जो बेसिक ह्यूमन राइट थे, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इन वायबिलिटी, और वंस होम राइट टू प्रॉपर्टी, ऑल जो सिटीजन्स होंगे इंडिया के दिया जाएगा। यद्यपि उसके बाद नो कंक्लूसिव एविडेंस जो था वो प्रूव द ऑर्थरशिप ऑफ द होम रूल बिल। एनी बेसेंट का बिलीव था कि जो बिल है वो इंस्पायर्ड बाय द तिलक। 1922 में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने आर्टिकल लिखा इंडिपेंडेंस पब्लिश इन यंग इंडिया। उन्होंने कहा स्वराज जो है वो नॉट बी फ्री गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, बट ये जो डिक्लेरेशन है इंडिया के फुल सेल्फ एक्सप्रेशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया जो है वो फ्रेम किया जाएगा एज पर द विश ऑफ द इंडियन के हिसाब से। जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल था वो भी ड्राफ्ट किया गया इंडिया में, और ये जिसमें एनी बेसेंट, तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थी वो उन्होंने एक्सेप्ट किया अनएमनियसली की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्लियामेंट्री लेबर कमेटी। बिल जो है पहली बार रीडिंग हुई इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन दिसंबर 1925 में। इस तरीके से डिफीट हो गया। बट जो प्रूफ की जो क्रूशियल है, अगर हम सपोर्ट लेते हैं वेरी वाइड सेक्शंस ऑफ द इंडियन ओपिनियन, और स्पेसिफाइड होना चाहिए क्लियर वर्ड कि जो इंडिया है शैल बी प्लेस ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द हेल्प विद सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस। आफ्टर नॉन कोऑपरेशन, जब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था मोतीलाल नेहरू फरवरी में 1924 में इंट्रोड्यूस किया था एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ए रेजोल्यूशन की गेव ड्यू रिगार्ड माइनॉरिटी राइट्स, जिसमें इंटरेस्ट जो होंगे केम टू बी नोन एज नेशनल डिमांड। लेकिन ये पास किया गया जिसमें लार्ज जो मिनॉरिटी थी असेंबली में फॉर फर्स्ट टाइम की जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और प्रोसीजर जो था फॉर अडॉप्टेशन वो एक्सपाउंड किया गया इन क्लियर टर्म्स। ब्रिटेन जो था कह रहा था कि जो नेशनल डिमांड है, जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ऑल वाइट का साइमन कमीशन नवंबर 1927 में जो रिकमेंड करता था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन रिस्पांस, जो लॉर्ड ब्रिकेन हेड जो चेंजर थे, नेहरू रिपोर्ट जो सबमिट की गई
नेहरू रिपोर्ट जो थी सबमिट की गई थी और सबमिट किया गया था जो अगस्त 1928 में आउटलाइन एक ड्राफ्ट तैयार करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फीचर थी वो बाद में इनकॉर्पोरेट करी गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जो रिपोर्ट थी वो एम्बॉयड नॉट ओनली द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंटेम्प्रेरी नेशनलिस्ट ओपिनियन बट जो आउटलाइन थी ड्राफ्ट की वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनी। ये जो लेटर जो बेस थी जो प्रिंसिपल जो डोमिनियन स्टेटस था विद फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी ऑन द पार्लियामेंट्री पैटर्न, ये भी असर्ट की गई प्रिंसिपल जो थी सॉवरेनिटी की बिलोंगिंग टू इंडियन पीपल, और जिसमें लेट डाउन किया जो सेट हैं फंडामेंटल राइट्स के ये प्रोवाइड किए जाएंगे। जो फेडरल सिस्टम है विद मैक्सिमम जो ऑटोनॉमी ग्रांट की जाएगी टू द यूनिट्स, और बट जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जॉइंट इलेक्टोरेट जो है फॉर इलेक्शंस ये भी फेडरल लोअर हाउस को, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होंगे विद रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द माइनॉरिटीज़ इन सर्टेन केसेस फॉर द लिमिटेड पीरियड के लिए। बाद में जो नेहरू रिपोर्ट और जो साइमन कमीशन बाइकआउट करते हैं दिसंबर 1929 में, और जो कांग्रेस डिक्लेयर करती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसका अल्टीमेट जो गोल था जो आइडिया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी फ्रेम किया गया था वाइस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसमें इलेक्टेड लोग होंगे। दिस वेरी पर्पस जो था ये बेस्ड था वाइडेस्ट जो पॉसिबल फ्रेंचाइज थी गेंड सपोर्ट। ऑल्दो जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि जवाहरलाल नेहरू को कि फर्स्ट नेशनल लीडर की इनोमिनेट द आइडिया ऑफ 1933। कांग्रेस की जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को लेके और जो उनका ऑफिशियल पॉलिसी था 1934 को बाद में रिफ्यूज़ किया उन्होंने साइमन कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ 1933 एज नॉट एक्सरसाइज ऑफ द विल ऑफ द पीपल। जवाहरलाल नेहरू जो डिक्लेयर करते हैं कांग्रेस जो है प्रपोज करेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड रेफरेंस, बिना बाहर के लोगों के ही हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ एडेड फ्रेंचाइजेज, और जो वर्किंग कमेटी होगी कांग्रेस की वो स्टैंड करेगी। लखनऊ सेशन हुआ कांग्रेस का 1936 में, और जो डिक्लेयर करा कि नो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड बाय आउटसाइड, कोई बाहर से कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज नहीं किया जाएगा। और थ्री नो कॉन्स्टिट्यूशन विच कर्टेल द सॉवरेनिटी, कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सॉवरेनिटी को भी नहीं हर्ट करना चाहिए ऑफ द पीपल। और इस तरीके से ये एक्सेप्ट करते हैं कांग्रेस वाले। जुलाई 1937 में आफ्टर जब कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है ऑफिस इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंस, जो नेहरू होते हैं प्रेस करते हैं और लेजिस्लेटर्स को कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा रेजोल्यूशन इन द असेंबली जो रिजेक्ट किया जाएगा प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अगस्त में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो एक्सेप्ट करती है जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो प्रिपेयर किया जाएगा अंडर आचार्य कृपलानी। और अगस्त से अक्टूबर के बीच में 1937 में ऑल जितने कांग्रेस रूलिंग प्रोविंसेस थी और सिंध पास दिस रेजोल्यूशन, और जो डिमांड थी रिपीलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको रिपील किया जाए, ख़त्म किया जाए। सितंबर 1937 में इटसेल्फ जो रेजोल्यूशन रिकमेंड करे गए थे रिप्लेस करने के लिए 1937 एक्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली जो इंट्रोड्यूस हुई थी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय एस सीता मूर्ति। जो सेम डिमांड जो थी वो रिट्रेड इन द हरिपुरा सेशन जो 1938 में थी। क्रिप्स प्रपोजल 1942 का जो रिजेक्ट किया गया बाय कांग्रेस वो अनएक्सेप्ट किया गया। बाद में जो इसकी फीचर्स थी कि कंसीड किया जाए रिक्वेस्ट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सितंबर 1945 में जो न्यूली इलेक्ट लेबर पार्टी होती है गवर्नमेंट इंग्लैंड में वो अनाउंस करती है कि उसका जो प्लान है वो क्रिएट करना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया। और 15 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन वो इंडिया आती है और इसी के साथ कोर्स ऑफ स्टे के साथ रिकमेंड करती है कि फॉर्म करी जाएगी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और एक इंटरनिम गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और इंटरनिम गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है फॉर्मेशन कैसे होती है ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी वो इलेक्टेड होगी इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा। और इसके अकॉर्डिंग ही जो प्रोविंसेस होंगी ब्रिटिश इंडिया की वो ग्रुप करेंगी इनटू 3 कैटेगरी A B C, और हर एक प्रोविंस जो होगी अलाउट की जाएंगी सीट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द रेशियो 1 मेंबर फॉर 1 मिलियन, 1 मिलियन पे 1 मेंबर। और ये जो सीट हैं गिवन टू द प्रोविंस जो डिसाइड करेंगे अमंग दीज कम्युनिटीज़ ऑन द बेसिस कि अबे नंबर पे। और बाद में जो कम्युनिटी होंगी बीइंग मुस्लिम, सिख और जनरल इंक्लूडिंग हिंदू और ऑल अदर जो मुस्लिम नहीं हैं और सिख
बाद में ये इलेक्ट हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हर एक कम्युनिटी के इन द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर असेंबली में बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफर वोट। जो नंबर थे मेंबर्स के वो अलॉट कर दिए गए इंडियन स्टेट्स में और फिक्स कर दी गई कुछ जो सेम बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन जैसे अडॉप्ट किया गया था ब्रिटिश इंडिया में। बट जो मेथड था सिलेक्शन का वो सेटल अंडर बाय द कंसल्टेशन। जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की वो 389 थी, जिसमें से 296 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो फ्रॉम इंडिया से थे और बाकी जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे जो 93 जो थी वो क्या कहते हैं यूटीज इंडियन स्टेट की थी। जो स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव थे वो नॉमिनेट किए गए थे बाय द रिस्पेक्टिव रूलर्स। इलेक्शन जो हुआ था 296 सीट जो थी वो असाइन करी गई ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को, जो कंप्लीट हो गई बाय जुलाई अगस्त तक 1946 तक 296। और जो कांग्रेस के पास 208 थी सीट थी इंक्लूडिंग ऑल जो जनरल सीट्स थी एक्सेप्ट 9 को छोड़ के और मुस्लिम लीग 73 छोड़ के, तो 73 और 9 सीट जो थी इनको छोड़ के बाद में ये जो बट ऑल जो 5 ऑफ सीट अलॉटेड टू मुस्लिम 93 जो सीट्स थी वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रिमेन वैकेंट रही। और जो प्रिंसली स्टेट डिसाइड करें नॉट टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बाद में जो रिप्रेजेंटेटिव थे सम ऑफ द सीट जैसे बड़ौदा बीकानेर जयपुर पटियाला रीवा और उदयपुर इंटर करते हैं असेंबली में बाय अप्रैल 1947 में और अगस्त 15 1947 जब आज़ाद हुआ देश सून आफ्टर ऑल जितने स्टेट होते हैं सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द असेंबली। जो असेंबली होती है वो वॉज हाउएवर नॉट एबल टू स्टार्ट हिज वर्क इमीडिएटली, क्योंकि जिन्ना विदड्रॉ कर लेते हैं अपना एक्सेप्टेंस और कॉज मुस्लिम लीग वो बॉयकॉट करेंगे। जो कांग्रेस वेंट अहेड और विद इट्स प्लान और अपॉइंट करते हैं एक्सपर्ट कमेटी जो ड्राफ्ट करेगी फंडामेंटल राइट्स, अरेंज करेगी अर्ली सेशन जो है ऑफ द असेंबली। पार्टी जो है एक्सेप्ट करेगी वाइसरॉय का इनविटेशन, जो फॉर्म करेगा इंटरिम गवर्नमेंट जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो ओपन अप रहेगी जो ओपन करी गई ऑन दिसंबर 9 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। और 9 अब जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट हाउस का एट न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू जो हैं हिस्टोरिक ऑब्जेक्शन रेजोल्यूशन लाते हैं 13 दिसंबर को 1946 को। 9 को पहले असेंबली मिली और 13 को रेजोल्यूशन आया और इस तरीके से ये सेशन जो होता है फॉर सम डेज। बाद में जो रेजोल्यूशन होता है फेडरल जो पॉलिटी होती है ऑफ द रेसिडरी जो पावर्स होती है वो ऑटोनॉमस यूनिट और जो सोवरेनिटी होती है बिलोंगिंग टू द पीपल। और जो रेजोल्यूशन होता है ये असेंबली जो है गाइडिंग प्रिंसिपल, जो रेजोल्यूशन पास किया था जो असेंबली है वो गाइडिंग प्रिंसिपल और जो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग। अब जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इंडिया और पाकिस्तान बनता है एंड जब हुआ जनवरी 1947 में ये क्लियर हो चुका था कि देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि अब मुस्लिम लीग ज्वाइन करेगा लीग को। तो जनवरी 1947 तक जब ये क्लियर हो गया कि अब नो पॉसिबिलिटी इंडियन मुस्लिम लीग ज्वाइन करेगा, तो अनकम्प्रोमाइजिंग कॉल फॉर द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द पाकिस्तान जो ज्वाइन गिवन बाय जिन्ना। 26 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल अनाउंस कर देते हैं कि सेटअप किया जाएगा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान। और जो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पास कर दिया जाता है जो सरप्राइज करता है स्पीड केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 18 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो होता है 1947 डिक्लेयर करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ऑफ इंडिया ये फुली सॉवरेन बॉडी है। और जो मिडनाइट ऑफ अगस्त 15 को 1947 से जो असेंबली है एज्यूम फुल पावर ऑफ द गवर्नेंस की पूरे कंट्री की गवर्नेंस की फुल पावर इंडिया को दे दी गई है। सेक्शन 8 जो है एक्ट का वो कंफर्म करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है फुल लेजिस्लेचर पावर है, मतलब अब वो गवर्न भी कर सकती है पूरे कंट्री को और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी अपना, और तीसरा वो अपना लेजिस्लेचर पावर भी रखेगी, लॉ बनाता रहेगा तब तक। बाद में जो इवोल्यूशन हुआ असेंबली का फॉर इंडिया की जो असेंबली थी सेटअप करेगी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, जो रिजल्ट हुआ कॉम्प्रोमाइज़ बाय द कांग्रेस और जो आइडियोलॉजी थी फिलोसफर्स की। जो असेंबली थी अभी नॉट फुली सॉवरेन क्योंकि जो एफर्ट था कांग्रेस का और बाद में जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी फुली सॉवरेन असेंबली। बाद में ये इलेक्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज और कांग्रेस जो है डिमांड कर रही थी। कांग्रेस ने कर्व इन टू एक्सेप्ट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू, लेकिन जो ग्रुपिंग थी प्लान
प्रोविंस में वो ऑल्सो वेंट अलॉन्ग विद द जो लाइन इम्पोज हुई थी और द पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का। बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हुई क्विट फॉर फ्रॉम द कांग्रेस और जो डिमांड थी लेटर ईयर्स में ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई बाय प्रोविंशनल असेंबली के द्वारा और बाद में देमसेल्फ जो इलेक्ट हुई ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज बेस इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 एक्ट जो इम्पोज करता था क्वालिफिकेशन जो इलेक्शन के लिए, जिसमें बेसिस ऑफ टैक्स प्रॉपर्टी एजुकेशन, ये केप्ट आउट लगभग मोर देन 70% जो एडल्ट पॉपुलेशन थी फ्रॉम द वोटिंग। 70% वोटिंग नहीं होती थी लोगों को, केवल 30% की वोटिंग से ही डिसाइड हो जाता था 1935 का एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी जो कंपोजिशन हुई थी प्रोविंशनल असेंबली पे इन विच जो कांग्रेस हैड ए कंफर्टेबल मेजॉरिटी लगभग 80% जो थी आफ्टर पार्टीशन। जो कंपोजिशन थी असेंबली की वो रिफ्लेक्ट हो रही थी जो डिफरेंट आइडियोलॉजी व्यूज़ थे जो कंट्री में उस समय, और जो सोशलिस्ट जो मार्क्सिजियन साथ में जो डेमोक्रेटिक वैरायटी के बोथ जो ग्रुप थे वो अपोज कर रहे थे जो प्राइवेट ओनरशिप है ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जो वांटेड इगैलिटेरियन सोसाइटी। वाइल जो मार्क्सिस्ट चाहते थे कि वो एक रिवोल्यूशनरी रिकन्स्ट्रक्शन करें और जो जिसमें मोर मॉडरेट ग्रुप जो हैं वो प्रेफर करें पीसफुल पार्लियामेंट्री मेथड हेड। लेकिन सरदार पटेल जो है कंसिडर करते हैं कि लीडर जो राइटिस्ट व्यू है सपोर्ट कर रहा था प्राइवेट इंटरप्राइजेस और जो राइटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था वो रिप्रेजेंट करता था बाय पुरुषोत्तम दास टंडन और एसपी मुखर्जी। बाद में जो गांधी को फॉलो करने वाले लोग थे डिसेंट्रलाइजेशन विलेज गवर्नमेंट की तरफ अपना ध्यान दिला रहे थे। ऑल ये जो व्यू पॉइंट थे इन्फ्लुएंस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो एक्सटेंट था बट जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था वो वॉज ऑफ द लिबरल्स का, उदारवादी वालों का, और जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का। जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब वो बिकेम अ सॉवरेन बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल थी क्या कहते हैं फ्रेम करना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में मेकिंग ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए। अब जो वर्क था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो ऑर्गेनाइज इनटू 5 स्टेज, 5 स्टेज में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करी थी। पहला जो कमिटी है वो रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट रिपोर्ट ऑन द बेसिक इश्यूज, वो रिपोर्ट लाएगी बेसिक इश्यूज़ पे। दूसरा जो बंगाल नरसिंह राव हैं वो जज जो थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो वो जो BN राव जो थे वो कहते हैं एक तरीके से एडवाइज़र रहेंगे जो प्रिपेयर करेंगे इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट जो ये कमिटी देंगी एंड हिज ओन रिसर्च इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज़। थर्ड जो ड्राफ्टिंग कमेटी होगी अंडर द चेयरमैनशिप होगी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे डिटेल जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो पब्लिश करे जाएंगे, पब्लिक डिस्कशन होगा और जो कमेंट और जो क्रिटिसिज्म और जो काउंटर क्रिटिसिज्म होगा प्रेस के द्वारा ये मोल्ड किया जाएगा नेचर में ऑफ द कंसेंस और बाद में अल्टीमेटली रीच ऑन द स्पेसिफिक इश्यूज़ पे। चौथा जो ड्राफ्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिबेट होगा और अमेंडमेंट प्रपोज, अगर अमेंडमेंट करने वाला हो तो उस पर अमेंडमेंट भी प्रपोज होगा। फिफ्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसमें BR अम्बेडकर थे चेयरमैन और GB पंत और तीसरे KM मुंशी और चौथे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवा गोपाल कृष्ण अयंगर BL मित्र जो रिप्लेस कर दिए गए थे माधवराव और सैयद महमूद सुल्ला और DP खितेन जो डाइड हो गए थे 1948 में, इसकी जगह TT कृष्णचारी अपॉइंट किए गए थे। वर्किंग कमेटी जो थी कंसेस की जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीट करती है दिसंबर 9 1946 तो JP कृपलानी और जो अदर कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो प्रपोज करते हैं कि नेम डॉक्टर श्रद्धानंद सिन्हा जो है ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रोविंशनल प्रेसिडेंट। बाद में दो दिन बाद दिसंबर 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इलेक्ट करे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंट की जाती है जिसमें सेवरल कमिटी थी फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कमिटी थी सबमिट करती हैं अपनी रिपोर्ट बिटवीन अप्रैल और अगस्त 1947 तक और इसके बेसिस पे ये जो रिपोर्ट्स थी डॉक्टर BN राव
जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे सबमिट करते हैं अपना ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 1947। ये जो ड्राफ्ट था जिसमें कंटेंड 240 क्लॉज थे, 13 शेड्यूल्स थे। बाद में जो कंसिडर किया था जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी जो अंदर चेयरमैनशिप थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं, और बाद में सेटअप हुई और उसके बाद सेटअप होता है। जो अदर मेंबर थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल कृष्ण अय्यर, के मुंशी, सैयद महमूद सदुल्ला, सर BL मित्र और DP खैतन। आफ्टर जो फर्स्ट मीटिंग होती है सर BL मित्र जो रिज़ाइन कर देते हैं इन हिज प्लेस, और M माधवराव जो राव होते नॉमिनेट किया थे TT कृष्ण स्वामी चरी जो टुक प्लेस DP खैतान, क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है 1948 में। जो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर करती है फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सर्कुलेट कर दिया जाता है कमेंट्स जो होते हैं जूरिस्ट के, लॉयर्स के, जजेस के और अदर पब्लिक मैन, जो लाइट ऑफ देयर कमेंट और जो क्रिटिसिज्म होता है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है प्रिपेयर करती है सेकेंड ड्राफ्ट और कंसिस्ट जिसमें 315 आर्टिकल्स थे और 9 शेड्यूल थे। सेकेंड जो ड्राफ्ट है ये प्लेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन फरवरी 21, 1948। जो ड्राफ्ट था वो कंसिडर क्लॉज बाय द असेंबली, और जो थर्ड रीडिंग थी कमेंट ऑन नवंबर 14 वो फिनिश होती ऑन द नवंबर 26 नवंबर। 3 रीडिंग होती है, 26 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग खत्म होती है। जो प्रेम्बल है ये अडॉप्ट किया जाता है सबसे लास्ट में, अडॉप्टेड लास्ट, और इट हैड टेकन 2 ईयर्स, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे जिससे कंप्लीट हुआ हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन। और 7,000 और जो अमेंडमेंट्स 7,000 ऑड अमेंडमेंट ये प्रपोज किए गए, और लगभग 2,500 एक्चुअली डिस्कस्ड 2,500 डिस्कस हुए बिफोर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब एक्सेप्ट हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मोशन चलाया उन्होंने दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949। जो पीपल ऑफ इंडिया हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट करा उन्होंने, इनैक्ट करा और गिव टू देमसेल्फ अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया दिया। उस समय हमारे प्रियम्बल में केवल सोवरियन था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, बाद में सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के बाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रिसाइड कर रहे थे असेंबली को, उन्होंने साइन करा डॉक्यूमेंट, और जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे वो भी क्या कहते हैं सिग्नेचर करते हैं टू इट ऑन जनवरी 24 1950 जब लास्ट डे होता है असेंबली का। और इस तरीके से 284 जो मेंबर होते हैं एक्चुअली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 386 मेंबर थे वो लगभग 284 रह गए थे अब, और इन्होंने साइन करा। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी बिसाइड ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कर रहे थे नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947 में, और अडॉप्ट करते हैं नेशनल एंथम और नेशनल जो सॉन्ग था 24 जनवरी 1950 को, जो लास्ट डे ऑफ इट्स सेशन जो था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है याद रखिए जो नेशनल फ्लैग था वो जुलाई 22 1947 में ही कर लिया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसमें इलेक्ट किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 24 1950। बाद में जब जनवरी 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी दिन हमारा नेशनल सॉन्ग एक्सेप्ट हुआ, उसी दिन हमारा नेशनल एंथम एक्सेप्ट हुआ, उसी दिन सभी लोगों ने सिग्नेचर करा, उसी दिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हो गया सब क्योंकि उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अब लेट इवनिंग जो थी अगस्त 14 की 1947 में जो असेंबली मेट जब कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, तो स्टोक ऑफ मिडलाइट जो टुक ओवर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूट कर चुकी थी प्रोविंशनल पार्लियामेंट जो थी इंडिया की फ्रॉम जनवरी 26 1950 से टिल द न्यू पार्लियामेंट जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाती आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अब 1950 के बाद जनरल इलेक्शन होने थे। इट मस्ट हाउएवर, लेकिन जो बाद में नोट किया गया कि फॉर्मल जो सेंटर थे वर्क जो था ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी और जो कांग्रेस लीडर्स थे वो इम्पॉर्टेंट पावर में थे डिसीजन मेकिंग में। इन वे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो वॉज ए रियल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कहें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उसने ही रियल आर्किटेक्चर उसको कहा जा सकता है जो किसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन थे वो अराइव ऑन द बेसिस जिसमें कहते कांग्रेस लीडर सजेस्ट करते थे। ग्रेविन ऑस्टिन जो पॉइंट आउट कर
करते हैं कि 4 मैन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है वर्चुअल और ऑब्लिगेटरी इन द असेंबली और डोमिनेट करते थे जो प्रोसीडिंग बाय वर्च्यू ऑफ द जो प्रेस्टीज और जो पावर थी इंजॉय करते थे बोथ इन द कांग्रेस और जो गवर्नमेंट में। जो मैनर इन विच जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अराइव एट द डिसीजन वॉज दैट जो कंसेस है डिफाइन करा ग्रेविन ऑस्टिन ने कि द मैनर ऑफ मेकिंग जिस तरीके से मेकिंग डिसीजंस बाय द अनइम्यूनिटी और अनएनिमिटी जो एफर्ट थे वो मेड किए गए स्मूथ करने के लिए जो डिफरेंसेस थे अराइव एट द कंप्रोमाइज एग्रीमेंट। जो ऑब्जेक्टिव था वो ओवरकम किया गया बाइसेस और जो एलिमेंट थे ओवर रूल किया गया डिसेंट और इस तरीके से इनग्रेन्ड इन द डिसीजन बाय द मेजॉरिटी के द्वारा डिसीजंस लिए गए। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।